नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और देखिए, आज मनोविज्ञान का हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। सभी लोग अटेंड कीजिएगा और रोज़ कीजिएगा 9 बजे। तो लाइव आपको मिलेगा, प्रीमियरिंग लाइव मिलेगा। तो आज हम तीसरे मॉडल टेस्ट के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को आप लोग देखिएगा और आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन 30 में से सही निकले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या फिर सैनिक विधि। यानी व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों के लिए। टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF भी डाउनलोड करेंगे विद आंसर के साथ में। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। राष्ट्रीय हित में शिक्षा की केवल बात करेंगे आप लोग। और मॉक टेस्ट पर डे दीजिएगा। तो क्वेश्चन का पहले का जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने। अच्छा क्वेश्चन है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भंडारकर विधि। क्या हो जाएगा? भंडारकर विधि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या फिर अक्षरों से। चलिए बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा कि लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। कमेंट आप लोग लाइव में करिएगा जब लोग लाइव चले तो। और यदि आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप लोग मुझे वैसे कमेंट कीजिएगा ऑफलाइन में। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के नोट्स यदि आपको चाहिए, निःशुल्क हस्तलिखित नोट्स चाहिए या फिर आपको कंप्यूटराइज्ड नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, साइकोलॉजी हो या चाहे राजस्थान जी के। तो भैया लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ जो होता है ना, वो याद रखें, बच्चा जब सबसे पहले लिखना शुरू करता है तो फर्स्ट टाइम में वो सीधी रेखा करेगा। ठीक है, सीधी रेखा से शुरुआत होगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट होगा। ठीक है, सीधी रेखाओं से लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यह है कि अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है। आपके लिए ऑब्जेक्ट में दे रखे हैं व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और ऑप्शन 4 है सेस्वर वाचन। क्या होगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 का क्या ऑप्शन होगा राइट? व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन या मौन वाचन या सेस्वर वाचन। तो देखिए, अर्थग्रहण कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है मौन वाचन। क्या होगा? मौन वाचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मौन वाचन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का वाचन करते हैं, किसी के सामने प्रदर्शित करते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, तो वो सिर्फ हाँ या ना में अपनी सिर्फ जो शारीरिक क्रियाविधि होती है वो होती है, जुबान से आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो अर्थग्रहण कौशल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आप लोग 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि मौन वाचन का प्रकार नहीं है। मौन वाचन का प्रकार नहीं है, आपसे नहीं है पूछा गया है। तो समवेत वाचन, द्रुत वाचन, वैयक्तिक वाचन या अनुकरण वाचन। क्या होगा इसका सही जवाब? इन मॉडल पेपरों को आप लोग लगातार कीजिएगा। और ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हमने निश्चय किया है कि हम आपको जब तक रीट की एग्ज़ाम नहीं होगी, मैं आपको तब तक मॉडल पेपर करवाता रहूँगा। प्रतिदिन 30 क्वेश्चन ऐसे ही लाता रहूँगा। बस आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा हमें। तो मौन वाचन का प्रकार याद रखें, क्वेश्चन काफ़ी टफ है और इसके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो मौन वाचन का प्रकार नहीं है पूछा गया है आपसे, तो इसके ऑप्शन काफ़ी सही है। ऑप्शन नंबर 1 ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है। ठीक है,
और ऑप्शन नंबर 3 ये भी सही है। यानी कि ये तीनों मौन वाचन के प्रकार नहीं हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपसे पूछा जाए मौन वाचन का प्रकार क्या है, तो मौन वाचन का प्रकार आप लोगों के लिए ये हो जाएगा अनुकरण वाचन। क्या होगा? अनुकरण वाचन मौन वाचन का प्रकार है, लेकिन नहीं है पूछा जाए तो ये तीनों होंगे। कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मैंने डाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसका संबंध बोलने वाले के या बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। यानी बोलने के कौशल के विकास से जिसका संबंध नहीं है, वो आपको ऑप्शन बताना है कि या तो शुद्ध उच्चारण होगा, या सहस्वर वाचन होगा, कविता पाठ होगा, या प्रतिलिपि होगी, जिसके अंतर्गत बोलने के कौशल नहीं आता है। और आपको आराम से दिख रहा होगा इस ऑप्शन में सिंपल क्वेश्चन है। बताइएगा ज़रा क्या होगा इसका सही जवाब। कर देते हैं क्लिक। ऑप्शन नंबर आप लोग 4 लगा लीजिए, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब होता है लिखना। प्रतिलिपि का मतलब होता है लिखना। ठीक है, और लिखने के अंतर्गत क्या बोलना थोड़ी आएगा। लिखना अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है। तो ये बोलने के कौशल के विकास में कोई योगदान नहीं देगा। वरना देखिए आप लोग, उच्चारण करेगा तो बोलेगा, सहस्वर वाचन करेगा तो दोहरेगा, कविता पढ़ेगा तो भी दोहराएगा, यह विकास होगा बोलने के कौशल का। लेकिन प्रतिलिपि के अंतर्गत कोई भी बोलने के कौशल का विकास नहीं होगा, और ये लिखना से संबंधित है। ठीक है, लिखना पड़ता है। यानी प्रतिलिपि का मतलब होता है छापना, किसी चीज़ को लिखना। ठीक है, किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल ये है आपके लिए कि वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, वो कौन सी विधि है आपके लिए। ऑप्शन देख लीजिए स्क्रीन पर आप लोग। द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, या अनुकरण विधि। यानी वह विधि जिसका प्रयोग चारों ही भाषाई कौशलों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा वो विधि कौन सी इम्पोर्टेंट है जो चारों ही भाषा के कौशलों का विकास करती है। तो लगाइएगा आप लोग, राइट आंसर होगा इसका अनुकरण विधि। ठीक है, देखिए बोलने, लिखने, सुनने और पढ़ने, ठीक है, ये चारों ही भाषाई कौशल जो हैं आपके, ठीक है, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना, ये 4 भाषाई कौशल हैं। और इन चारों के विकास के लिए अनुकरण विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा कि भाई हार्वर्ड जो विधि है उसका एक दोष नहीं है। अब आपने यदि हार्वर्ड विधि पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई भी है, चैनल पर आपको पूरा वीडियो भी मिलेगा, तो उस विधि का एक दोष नहीं है, ये बताइएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती। ऑप्शन 2 है रस अनुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 3 है यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। और ऑप्शन 4 है इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो हार्वर्डीय विधि का जो दोष नहीं है, इसका मतलब आपसे गुण पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गुण पूछा गया है। और हार्वर्डीय विधि का दोष नहीं है यानी गुण है, तो वो आप लोग याद रखें, इस ऑप्शन के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि वो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह हार्वर्डीय विधि का गुण है, कोई दोष नहीं है। ठीक है, बाकी के 3 दोष हैं। अगला सवाल ये है आपके लिए, देखिएगा 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। कल्पना बोध शक्तियों को विकसित करना, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 30 प्रश्न है, आप लोग रोज़ पढ़ेंगे ना तो आप लोगों की साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने नोट्स वाली वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप लोग उसे भी जा कर के देखिएगा।
पूरे 5 यूनिट्स की पाँचों ही वीडियो मैंने अलग अलग बना के डाली है। प्रत्येक वीडियो 1 घंटे से प्लस ऊपर है। आप लोग प्रत्येक को जाकर देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल ये है, 9वां स्क्रीन पर देखिए आप लोग। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मिलर ने, रॉबर्ट मैगर ने, B.S. ब्लूम ने या सिम्पसन ने? बताइए, कमेंट करो सभी। तो याद रखें, ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण सबसे पहले जो किया था वो B.S. ब्लूम ने किया था। किसने किया? B.S. ब्लूम ने किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन 10वां ये है आप लोगों के लिए कि प्रसंग अनुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा, ये नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? आप लोग पूरा प्रश्न पढ़िए एक बार, उसके बाद ऑप्शन पढ़िएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन 2 है अर्थग्रहण उद्देश्य, ऑप्शन 3 है कौशलात्मक उद्देश्य और ऑप्शन 4 है अभिरुचिपरक उद्देश्य। तो 10वें प्रश्न का जवाब बताइए आप लोग फटाफट से। लगा देते हैं, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन भी पढ़ना है, राइट आंसर भी देना है। ठीक है, तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, कौशलात्मक उद्देश्य इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, मज़ा आए ना दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, सभी शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोगों का मन करता है तो। और 11वां क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोध उद्देश्य, अनुप्रयोग उद्देश्य या चरित्रीकरण उद्देश्य? बताओ जल्दी से फटाफट। तो भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य लगा लें आप लोग कैरेक्टराइजेशन पर्पज, यानी चरित्रीकरण उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन लगा लो सभी। अगला सवाल, उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? बताइए। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? पूर्वाभास शैली, डायरी शैली, आत्मकथा शैली या संस्मरण शैली? उसने कहानी में कहा था, यानी उसने कहा था इस कहानी में शैली, ध्यान रखें कौन सी आ रही है? पूर्वाभास शैली का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, पूर्वाभास शैली का प्रयोग किया जा रहा है। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि रसानुभूति किस शिक्षण विधि की विशेषता है? गद्य शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि या फिर व्याकरण शिक्षण विधि? रस अनुभूति किस शिक्षण की विशेषता है, यानी रस की अनुभूति किस शिक्षण के अंतर्गत होती है? अनुभूति आपने कहानी, कविता, उपन्यास, ये जो भी पढ़े होंगे, संस्मरण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? याद रखें आप लोग, पद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रस की अनुभूति सबसे ज़्यादा पद्य शिक्षण के अंतर्गत होती है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। और 14 क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि किस विधि या प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? ऑप्शन है शब्दार्थ कथन प्रणाली या व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली या समीक्षा प्रणाली? दैट्स राइट आंसर। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करें राइट आंसर आप लोगों के लिए। तो याद रखें, कथावाचक का मतलब होता है
आपने कभी भागवत या रामायण को पढ़ते हुए देखा, पढ़ाते हुए देखा होगा। ये जो शास्त्री जी होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, याद रखें, व्यास जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? व्यास जी बोलते हैं। तो वो व्यास विधि के अंतर्गत आएगी। जब भी कोई कथावाचक स्थान ग्रहण करता है और प्रसंग की व्याख्या करेगा ना, तो वो व्यास कहलाएगा। तो वो व्यास विधि हो जाती है आपकी। ठीक है, ऑप्शन 3 लॉक कर लो आप। 15वां क्वेश्चन ये है, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन है, जरा टिकिएगा वीडियो पर। खंडन व प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्या के द्वारा, तुलना के द्वारा या समीक्षा के द्वारा। बताओ जल्दी से, कंजूसी नहीं करें लाइक और शेयर करने में। सब्सक्राइब तो आप लोग एक बार ही कर लें, ठीक है। नए हो चैनल पर तो ही करें, वरना नहीं करें। आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो आप लोग, जितने भी वॉच करते हैं वीडियो को, बाद में ऑफलाइन वॉच करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लाइक करने से कोई नुकसान भी नहीं होता। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर लो सभी प्रश्नोत्तर के द्वारा। खंडन व प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण जो किया जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन 1 लॉक कर लो सभी। अगला सवाल, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यावहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर या नियमों पर। भाषा संसर्ग प्रणाली सबसे ज़्यादा किस पर बल देती है? ध्यान रखें, किस पर देती है? व्यावहारिक ज्ञान पर देती है, ठीक है, व्यावहारिक ज्ञान पर देती है। तो इसका लॉक कर लो आप लोग सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये है आप लोगों के लिए कि इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? अमनोवैज्ञानिक, ठीक है, नॉन साइंटिफिक मेथड पर आधारित व्याकरण की कौन सी शिक्षण प्रणाली है? ऑप्शन में है आप लोगों के लिए, देखिएगा, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली या भाषा संसर्ग प्रणाली। कौन सी है ज़रा बताइएगा आप लोग सभी। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, बताओ। मनोवैज्ञानिक विधि पर कर देते। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका पाठ्यपुस्तक प्रणाली, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित, यानी कि ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित नहीं है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है। कौन सा? पाठ्यपुस्तक प्रणाली। जो सिलेबस जो आपका होता है ना, वो नॉन साइंटिफिक मेथड होता है पूरी तरीके से। तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा सभी। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। तो याद रखें आप लोग, प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनता भी है और टीचर गद्यांश को पढ़कर सुनाता है उनको, तो उसको हम कहते हैं आदर्श वाचन करना, ठीक है, आदर्श वाचन करना। क्लियर? अगला सवाल 19वां यह है कि निगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है या अमनोवैज्ञानिक विधि है? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते या उपरोक्त में से कोई नहीं। जितना पॉजिटिव सोचोगे आप लोग, जितना पॉजिटिव सोचोगे आपकी साइकोलॉजी के उतने ही क्वेश्चन अच्छे होंगे, उतनी ही ज़्यादा साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी। तो 19वें क्वेश्चन में याद रखें आप लोग, जो निगमन विधि होती है ना, वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, अमनोवैज्ञानिक विधि। सेकंड ऑप्शन कर लो। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन 1 है निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा। ऑप्शन 2 है निरीक्षण, श्रवण, अनुसरण द्वारा। श्रवण, निरीक्षण, अनुसरण द्वारा या श्रवण, अनुकरण, निरीक्षण द्वारा। आपको इनका ऑर्डर बताना है कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चा जो होगा भाषा किस प्रकार से सीखता है। बताइए जरा इसका क्या राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी चीज़ है विकास का क्रम याद रखना आप लोगों के लिए, क्योंकि क्रम से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में ऑर्डर ज़्यादा पूछा जाता है किसी चीज़ का, ऑर्डर वाले क्वेश्चन। तो क्या होगा 20वें क्वेश्चन का सही जवाब? देखिए,
ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद निरीक्षण करेगा और उसके बाद अनुसरण करेगा। ये प्रारंभिक अवस्था में क्या होगी, बालक की भाषा सीखने की अवस्था होगी। पहले सुनेगा, उसके बाद वो निरीक्षण करेगा कि भाई सामने वाले ने क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद फिर वो दोहराएगा, यानी अनुसरण करेगा, उस चीज़ को बार बार बोलेगा। क्लियर? तो आपका 3 ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल ये है कि वाक्य विशेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है। वाक्य का विश्लेषण करना है हमें, ठीक है। सेंटेंस एनालिटिक जब करते हैं, किसी भी चीज़ को विस्तार से जब हम पढ़ाते हैं, तो शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा है, आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपरोक्त सभी। करें राइट, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। इस पर आप किसी भी चीज़ को हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें एनालाइजेशन होता है, उसका एनालाइजेशन होता है, यानी कि विश्लेषण होता है पूरी तरीके से, तो वो आगमन विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, देखिएगा आप लोगों के लिए उदाहरण दे करके, उदाहरण से क्या बनाए जाते हैं, सूत्र बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन निगमन विधि के अंतर्गत ये तो होगा आगमन, ठीक है, और निगमन क्या होता है, ये होता है आपको सूत्र दिया जाएगा और सीधा ही एक नियम बनेगा। नियम का निर्माण बनता कैसे है, वो आगमन विधि के अंतर्गत होगा, और उदाहरण से सूत्र बनाए जाते हैं, तो वो आगमन विधि में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मौन वाचन से लाभ क्या है। मौन वाचन से लाभ क्या है, ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, या योजना विधि होती है, उपरोक्त सभी। क्या होगा 22 का राइट आंसर। मौन वाचन से लाभ, बेनिफिट पूछा गया है आप लोगों से मौन वाचन का, तो याद रखें आप लोग, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें राइट आंसर होगा आपके समय के, अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीख जाता है बच्चा। जब खाली बैठता है ना, बिल्कुल खाली बैठता है, निठल्ला बैठता है, तो वो मौन वाचन करके अपने समय का सदुपयोग कर सकता है, कुछ ना कुछ पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला 23 क्वेश्चन यह है, इसकी शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विषय का निर्धारण करना, या उद्देश्य निर्धारण करना, या फिर बिंदु कर लीजिए इसको, बिंदु निर्धारण करना, या फिर समय का निर्धारण करना, बताइएगा। शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य, देखिए जब भी आप लोग कभी भी कक्षा के अंतर्गत शिक्षण करवाएंगे, कोई भी प्रकरण पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले उस प्रकरण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप लोग पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों के लिए, बिना उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी एम के, बिना किसी टारगेट के आप लोग कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और वही शिक्षण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभावी चीज़ है उद्देश्य निर्धारण, ठीक है ना। तो आप लोग सेकंड ऑप्शन कर लो सभी, ठोक दो एक बार लाइक, सभी दोस्त मिल करके लगा दे नारा, बोले तो ऊपर वाले की तरफ से आप सभी दोस्तों का प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यह है कि शैक्षणिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, कितनी होती है शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्यों की संख्या, 5, 7, 3 या फिर 8। तो याद रखें आप लोग, जो शैक्षिक मूल्यांकन होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, जब BSTC या B.Ed किया होगा तो शैक्षिक मूल्यांकनों के अंतर्गत आपने ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा वाला, इस तरीके का आपने ग्राफ पढ़ा होगा कभी भी, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वो कितने स्तर होते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के, याद रखें कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्यों की संख्या 8 होती है। अगला सवाल, निदान के परीक्षण की विधि के प्रकार बताइएगा आप लोग। निदान परीक्षण की विधि के प्रकार, कितने प्रकार की होती है निदान का परीक्षण करना, कितने तरीके से किया जाता है, 7, 2, 4 या फिर 8। निदान का परीक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, याद रखें आप लोग, कितने तरीके से, 2 तरीके से, और कौन कौन से होते हैं,
पहला होता है औपचारिक, ठीक है, कौन सा होता है, औपचारिक, और दूसरा होता है अनौपचारिक। ये दो निदान के परीक्षण हैं, ठीक है, ये आप लोग रट लें। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा कि भाई निदान के परीक्षण की विधि के प्रकार, जैसे मैंने पूछा गया है, तो दो बताना है आपको, औपचारिक और अनौपचारिक, इसलिए इसका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के शिक्षण के सिद्धांत कितने हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, कौन सा है इनमें से? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, या जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? 26वें में भाषा शिक्षण के सिद्धांत है या कौन सा है? वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखा है ऑलरेडी, आपसे पूछा गया है एक बहुवचन शब्द है यहाँ पर, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो याद रखें आपसे मैंने बहुवचन शब्द ऑलरेडी लगाया, तो ये सभी हो जाएंगे। प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी है, इसलिए आपका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन 4 आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं ये सभी होंगे, ठीक है दोस्तों, रख लें आप लोग याद करके। अगला क्वेश्चन 27वां ये है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके, सभी बच्चे अगर इस टेस्ट को देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे तो मुझे ये बताइएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, ये बता दीजिए आप लोग, इसके प्रतिपादक कौन थे इस सिद्धांत के, कमेंट करके सभी बताइएगा। अगले टेस्ट पेपर में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, फिर बाद मुझे इसमें कमेंट चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन, जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसके प्रतिपादक कौन है, और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उनके प्रतिपादक कौन है, दोनों के आंसर बताने हैं। तो देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है, इसका पूछा गया है आपसे आंसर 27 के अंतर्गत, तो उसको याद रख लें आप लोग। इसका दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। क्या है? बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। क्लियर। अगला सवाल ये है आप लोगों के लिए स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक खर्च होती है, सबसे ज़्यादा पूंजी का नुकसान होता है, या सबसे ज़्यादा आर्थिक तरीके से मितव्ययी मानी जाती है, तो वो विधि कौन सी है? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, या अभिक्रमित, इसको अभिक्रमित कर लो आप लोग, अभिक्रमित, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर अनुकरण विधि, क्या होगा? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या व्याकरण विधि, अनुकरण विधि, कौन सी होगी? इस क्वेश्चन का सही जवाब 28 में का हो जाएगा। आप लोग कर ले क्लिक। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, यंत्र का मतलब बहुत सारी साधन सामग्री उपलब्ध करवाना, तो वो महंगा तो होगा ही, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यंत्र शब्द आप लोगों के लिए जोड़ रहा है, ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट। और 29 क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसको। बी के पासी, डेविड यंग, एलन एवं एव, या फिर क्लिफ्ट, कौन थे इसके? ये किसने दी थी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा? सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको मॉडल पेपर नंबर 1 में बता चुका हूँ, और दोबारा से भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने आपको डबल से भी दे दिया, ताकि बच्चों को रिपीट भी हो जाए। कितने बच्चे अगर लाइव देखें बाद में देखें उनको ध्यान रहेगा। तो याद रखें, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन और इव। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी थी जो उपरोक्त लिखे थे, ठीक है। तो आप लोग लगाइए, 3 नंबर क्लिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है भैया, और बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, सिंपल है। अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले ये जान लो ये पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन, जैसे कोई हम काम कर रहे हैं तो उस काम के बदले, उस कार्य के बदले आप लोग जो भी चीज़ विद्यार्थी को या व्यक्ति को प्रदान करते हैं,
वो आपका पुनर्बलन होता है। चाहे आप लोग उसके लिए कोई नुकसान की चीज़ यानी कि नकारात्मक चीज़ दें चाहे सकारात्मक, वो पुनर्बलन ही होती है। और पुनर्बलन के जो प्रतिपादक थे वो याद रख लें आप लोग, ठीक है। कौन थे पुनर्बलन के प्रतिपादक? वो थे CL हल, क्लार्क एल हल साहब, ये पुनर्बलन के प्रतिपादक थे, इसको याद रख लें। और ये जो पुनर्बलन का नियम था ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम के ऊपर बनाया गया था। और उस नियम के जो जनक थे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम, उसके जनक थे BF स्किनर साहब, ठीक है। तो ये आप लोग ये याद रख लें ज़्यादातर। तो बताइएगा, अध्यापक द्वारा सिर सहमति में सिर का हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? मैंने आपको पुनर्बलन के प्रकार काफ़ी बताए हैं, तो करें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। यानी कि सिर सहमति में हिला रहे हैं, हाँ का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे। सकारात्मक है, मुंह को हिला रहे हैं, सिर को हिला रहे हैं, लेकिन मुंह से बोल नहीं रहे, यानी शाब्दिक ये हो जाएगा सकारात्मक अशाब्दिक, यानी बोल नहीं रहे, अशाब्दिक बिना बोले, अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक मतलब हाँ भर रहे हैं, हम यस कह रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? मैंने आपको पुनर्बलन के सभी प्रकार भी बताए हैं, पुनर्बलन को अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा तो आप लोगों के लिए कुछ बनता है कि मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप उसके बदले हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। हम आपको दिन रात मोटिवेट करते हैं, रीड करा रहे हैं, अच्छे अच्छे मॉडल पेपरों के अंतर्गत क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं। यदि आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी मांगता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन में यदि मिस्टेक हो जाती हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपसे हमें कोई ज़्यादातर बेनिफिट भी नहीं है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आपका प्यार कितना है, आप लोग कितनी पढ़ाई से जुड़े हुए। कोई भी व्यक्ति आकर के किसी टीचर को अपनी तनख्वाह नहीं देता, कोई भी आकर के अपनी सैलरी नहीं देता कि सर आप लोग 1 महीने की तनख्वाह या सैलरी आप लोग ले लीजिएगा। तो आप लोगों का सबसे बड़ा प्यार, यूट्यूब चैनल की तरफ को प्यार है ना, और सपोर्ट जितना आप लोग करेंगे, यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी का मतलब होगा, यही हमारी कामयाबी का फल होगा कि आप लोग हमें कितना प्यार प्रेम करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग यदि वीडियो हमारा बार बार रोज़ देखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में, जब तक मॉडल पेपर नंबर 4 के लिए आप लोग तैयारी करिए बेहतर। जय हिंद, वंदे मातरम।